नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 5 करने वाले हैं। चैप्टर है आपका रेगुलेटर, जो फाइनेंशियल सेक्टर के हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। पार्ट 4 में हमने आरबीआई के बारे में बात की थी, रोल्स एंड फंक्शंस की बात हमें यहाँ पर करनी है और इसमें भी 2 पार्ट लगने वाले हैं। पार्ट 6 भी आएगा जिसमें हम आरबीआई के रोल और फंक्शन को कवर करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा रोल कवर नहीं हो पाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो रोल और फंक्शन में मेन हेडिंग है हमारा, पहला रोल है मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर ये काम करता है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर क्या क्या काम होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर आगे बैंकर्स टू बैंक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर अगर देखें, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा, ताकि मनी और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और यूज को कंट्रोल किया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। पहला, आपको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी होती है। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बेतुके तौर पर ना बढ़ें। अगर सरसों का तेल पहले 120 रुपये का था तो बहुत हो तो 130 140 चला जाए, ऐसा ना हो कि 250 रुपये किलो जो है या 300 रुपये किलो तेल का दाम चला जाए। तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना होता है, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है। इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। साथ ही साथ में पर्याप्त मात्रा में लोन मिलता रहे प्रोडक्टिव सेक्टर जो भी हमारी इकोनॉमी के हैं, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। और मेंटेन करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना होता है हमें। 2016 में इन 2016 अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, पहले नहीं होती थी, 2016 में ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप की गई थी अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके उसमें सेक्शन 45ZB ऐड किया गया और उसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की क्या खासियत है? तो MPC कंसिस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो इसमें आरबीआई के गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर। वैसे तो आरबीआई में 4 गवर्नर हैं, लेकिन एक डिप्टी गवर्नर जो कि इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है वो रहते हैं। तो गवर्नर हो गए, डिप्टी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंचार्ज है वो हो गए। 1 ऑफिसर ऑफ द आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, एक ऑफिसर जिसको आरबीआई के बोर्ड द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और इसके अलावा 3 मेंबर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। 3 मेंबर होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो सर, एक गवर्नर हो गए, एक डिप्टी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी वाले हो गए, एक आरबीआई के ऑफिसर हो गए जिनको अपॉइंट किया गया है आरबीआई की कमेटी द्वारा, आरबीआई के बोर्ड द्वारा, और 3 मेंबर जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के 6 लोग हो गए जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी में कमेटी में होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 पूछा नहीं जाता है, पर ये ध्यान रखने में आपको काम आएगा। ठीक, 6 हो गए। उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट्स एटलीस्ट 6 टाइम्स इन अ ईयर। इस जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसको साल भर में कम से कम 6 बार, कम से कम 6 बार, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 6 बार जरूर मिलना चाहिए, टू डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट, ताकि ये जो है डिटरमाइन कर सके कि भाई CRR, SLR, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें क्या रहने वाली हैं। ठीक है, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब चीज़ें क्या रहने वाली, कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे हम उस पर, ताकि जो भी इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जो टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ओके, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल भर में कम से कम कितनी बार मिलनी चाहिए? 6 टाइम इनकी मीटिंग होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए सर? 6 टाइम इनकी मीटिंग होनी चाहिए। आप पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट को सेम रखा है ना, याद हो, पढ़ते होंगे पेपर में कि आरबीआई ने इस रेपो रेट को छुआ नहीं, फिर भी मीटिंग हुई। क्यों? क्योंकि उसे कम से कम 6 बार मिलना है, मीटिंग होगी ही होगी, भले ही कुछ मत करो, रेपो रेट सेम रखा, लेकिन फिर भी मीटिंग होगी, क्योंकि उनको साल भर में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मीट करना ही पड़ता है। ठीक है, रिजर्व बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट असिस्ट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें तो 6 मेंबर हो गए और 6 के 6 VIP लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, है ना। गवर्नर लगा है, डिप्टी गवर्नर लगे हुए हैं, आरबीआई का ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर, तो इनसे उतना काम उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। तो उसी के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका काम ही है इनको हेल्प करना, यानी कि
असली जो कहानी है, जो जंग है, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट करता है, डिसीजन ये देते हैं 6 लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, जो 6 लोग हैं, ठीक है। आरबीआई यूजेज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू इंप्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 टूल यूज करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टूल कौन से होते हैं, जो सीधा प्रभाव डालते हैं, सीधा आरबीआई जिसमें इन्वॉल्व होता है। इनडायरेक्ट टूल कौन से होते हैं, जिसमें सीधा आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट ना होकर के जनता वगैरह की सहायता ली जाती है। हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में, नॉट टू वरी, ओके। तो ये हमारी बातें हो गई फ्रेंड्स, देखिए, ठीक है। अब जैसे अगर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में सीआरआर और एसएलआर आ जाता है, सीआरआर और एसएलआर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये सीधा सीधा जो है आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है और इससे मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज होती है, ठीक है। तो पहला रोल हमने देखा मॉनेटरी अथॉरिटी का, यानी कि देखो मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली फंडा क्या है, कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए उसका डिसीजन लेना। मॉनेटरी पॉलिसी का यही मतलब है, कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। उसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी रेफर करती है इंस्ट्रूमेंट का यूज करना। इंस्ट्रूमेंट में हम सीआरआर, एसएलआर कह सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कह सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ये सारे इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं। इनको रेगुलेट करके जो भी मनी और क्रेडिट है, लोन है, पैसा है, मनी है, उसकी अवेलेबिलिटी और उसके यूज को ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। कौन, मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो भाई प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, चीज़ों का दाम ज़्यादा ना बढ़े यानी महंगाई ना बढ़े। उसके बाद में पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्टिव सेक्टर को लोन मिलता रहे जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि वित्तीय स्थिरता भी मेंटेन करके रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, कब, 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं, एक आरबीआई का ऑफिसर जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई द्वारा जो है चुना जाता है, और 3 मेंबर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ये 6 लोग मिलकर के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल में कम से कम 6 बार, एटलीस्ट 6 टाइम मिलना होता है। 20 बार मिलने कोई फर्क नहीं, लेकिन कम से कम 6 बार मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। इनका काम यही होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे रेट जो पॉलिसी रेट्स जिन्हें हम कहते हैं उनको डिसाइड करना, ताकि जो सरकार ने महंगाई का जो टारगेट दिया हुआ है आरबीआई को उसको अचीव किया जा सके, या महंगाई का जो टारगेट आरबीआई गवर्नमेंट ने खुद के लिए रखा है कि भाई हम महंगाई इतनी रखेंगे, उसको अचीव करने में ये मदद कर सकें। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेल्प करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में, जो कि इनको मदद करता है, ठीक है। आरबीआई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक। अब आप बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो। बहुत बार पढ़ा है, हमें लगता है हम जब से बैंक की तैयारी आपने शुरू की होगी, सीआरआर एसएलआर घूमता टहलता रहा है, बट फिर भी एक बार देखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो इंडिकेट्स द क्वांटम ऑफ कैश दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द रिजर्व बैंक एज ए प्रोपोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। यानी कि एनडीटीएल का, बैंक के एनडीटीएल का, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का जितना एक सर्टेन परसेंटेज, 4%, 2% जो भी हो, ठीक है, आरबीआई के पास में कैश के रूप में रखना होता है। किसके रूप में, कैश के रूप में रखना होता है, उसे ही फ्रेंड्स सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बात, सीआरआर किस रूप में रखा जा सकता है, सिर्फ कैश के रूप में रखा जा सकता है। दूसरी बात, किसके पास रखा जाता है, आरबीआई के पास में कि बैंक के पास में, तो सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखा जाता है। किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है सीआरआर को, तो सर जो है आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42(1) में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 42 में डिफाइन किया गया है। किसको, सीआरआर को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीआरआर को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो ध्यान रखें आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 42, कितना, सेक्शन 42 में डिफाइन किया गया है। अब ऐसे याद रखिए कि कैश कहाँ रखते हैं, सीआरआर का कैश कहाँ रखते हैं, आरबीआई के पास में। तो आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई एक्ट में इसे डिफाइन किया गया सेक्शन 42 में, ठीक है। उसके बाद में in terms of section 42 of Reserve Bank of India Act, RBI having regard to the needs of securing the monetary stability in the country can prescribe the CRR for scheduled commercial bank without any floor or ceiling rate। तो RBI CRR रेट प्रिस्क्राइब करता है और इसमें ना तो कोई फ्लोर रेट है और ना ही कोई सीलिंग रेट है, यानी ना तो कोई मिनिमम रेट है और ना ही मैक्सिमम रेट है। ध्यान रखें, यदि पूछ लेता है कि मिनिमम सीआरआर कितना होना चाहिए, देयर इज नो लिमिट डिफाइंड बाय आरबीआई, व्हाट इज द मैक्सिमम सीआरआर दैट कैन बी देयर इज नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है, सीआरआर मिनिमम और सीआरआर मैक्सिमम की कोई लिमिट डिफाइन नहीं की गई है।
रिजर्व बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द CRR बैलेंस मेंटेन्ड बाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा CRR के रूप में पैसा रखा जाता है फ्रेंड्स, उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट बैंकों को नहीं मिलता है। ठीक है, CRR का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो बस काम की बातें यही हो गई हमारी। ठीक है, तो देखो हमने समझ में आता ही होगा आपको CRR का कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों गया था। तो जैसे मान लो बैंक के पास में 100 रुपये हैं, तो RBI बोलता है कि भाई 100 रुपये का 4% यानी कि 4 रुपये तुम ला करके मेरे पास रख दो। ठीक है, तुम मेरे पास रखोगे तो तुम्हारे पास बचेगा कितना भाई, 100 रुपये थे, 4 रुपये RBI के पास रखा है, हमारा बचा 96 रुपये। अब इसी 96 रुपये का ही लोन तुम बांट सकते हो, इसी 96 रुपीज़ को तुम यूटिलाइज कर सकते हो। क्यों करते हैं, मान लो किसी वजह से अगर बर्बादी आती है तो कम से कम 100 रुपये में से 4 रुपये मेरे बचे हुए हैं, RBI के पास रखे हुए हैं, तो थोड़ा तकलीफ़ कम होगी। वो बोलते नहीं कि चींटियाँ जो है दाना चुन करके पहले ही रख लेती ताकि बरसात के दिनों में अपने आप को सेव रख सके, तो उसी तरीके का ये कुशन टाइप का प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो CRR में हमने देखा, पहला CRR कैश के रूप में मेंटेन कर सकते हैं, दूसरा CRR जो है RBI के पास मेंटेन किया जाता है, तीसरा चूंकि RBI के पास मेंटेन किया था तो RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में इसको डिफाइन किया गया है। ये भी याद रखें, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय RBI। बस इतनी जो भी बातें मैंने यहाँ पर समराइज की, यही इतनी क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपको CRR से रिलेटेड एग्जाम में मिल सकते हैं। ओके, SLR की अगर हम बात करें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी एक डायरेक्ट टूल है। ये भी याद रखें कि CRR और SLR जो है डायरेक्ट टूल हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है, तो इट इज प्रोपोर्शन ऑफ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। ठीक है, तो SLR सर जो होता है CRR होता है। CRR में क्या होता है, सिर्फ कैश मेंटेन कर सकते हैं और पैसा RBI के पास कैश रखना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कैश भी हो सकता है, यहाँ पर SLR में गोल्ड भी हो सकता है, यहाँ पर सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन हाईली लिक्विड होना चाहिए, यानी कि जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी चीज़ों को रखना होता है। और इसे बैंक खुद अपने पास रखता है। कहाँ रखेगा, बैंक अपने पास ही रखते हैं, कहीं ले नहीं जाते, RBI को नहीं देते, अपने पास रखते हैं। इसीलिए अब चूंकि बैंक अपने पास रखेगा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत SLR को डिफाइन किया गया है और वहाँ पर सेक्शन 24 है। ध्यान रखें, वहाँ 42 था CRR में, यहाँ उसका उल्टा 24 है। याद रखें, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो SLR प्रिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक मस्ट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो SLR जो है प्रिस्क्राइब करता है कितना पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जरूर इन्वेस्ट कर दिया जाना चाहिए। SLR मेंटेन किया जाता है सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 24 के तहत इसे मेंटेन किया जाता है। फॉलोइंग आर द एसेट्स व्हिच आर एलिजिबल फॉर बीइंग इन्वेस्टेड एंड मेंटेन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ SLR। SLR को मेंटेन करने के लिए आप कैश रख सकते हैं, आप गोल्ड रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं जिसकी वैल्यूएशन करंट मार्केट रेट पर की जाएगी, और इसके अलावा सिक्योरिटीज़ में किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SLR एलिजिबल सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट किया सकता है। ठीक है, तो कैश हो गया, गोल्ड हो गया, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोल देते हैं फ्रेंड्स। ओके, या कोई और अगर सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट जैसा RBI कहे। जनरली अगर एग्जाम में पूछते हैं तो कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों रूपों में SLR को मेंटेन किया जा सकता है। अब यहाँ से आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो हमने बात करी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह हमने देख लिया था। RBI यूज करता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा CRR के बारे में। CRR का मैंने आपको पूरा बताया बाकायदा कि भाई सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश RBI के पास रखना पड़ता है, सिर्फ कैश के रूप में मेंटेन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 42 में इसको डिफाइन किया गया है, RBI के पास मेंटेन होगा। कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई इंटरेस्ट RBI नहीं पे करता है CRR के लिए। SLR के केस में इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है। NDTL का सर्टेन परसेंटेज जो हाई लिक्विड एसेट के रूप में रखना पड़ता है उसे ही SLR बोलते हैं। ठीक है, और SLR के लिए कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़ को रखा जा सकता है। कैश के रूप में रखा जाता है, गोल्ड भी रखा जा सकता है, और SLR अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के रूप में भी रखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ पर जो है अब इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें आपका पहला आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF बोलते हैं। LAF यानी लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की फैसिलिटी होती है
लिक्विडिटी मतलब मार्केट में कितना पैसा रहना है नहीं रहना है उसको एडजस्ट करने की ये बात होती है। इट कंसिस्ट ऑफ डेली इंजेक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। तो इसमें क्या होता है, डेली बेसिस पर कितना मनी इंजेक्ट करनी है यानी कितनी मनी बढ़ानी है और एब्जॉर्ब करनी कितनी मनी घटानी है उस पर काम किया जाता है आरबीआई द्वारा। ऑन अ रीपर्चेज बेसिस, यानी ये काम जो होता है रीपर्चेज बेसिस पर होता है। कोई चीज़ यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची जाती है लेकिन इस वादे के साथ में कि हम दोबारा फिर खरीद लेंगे रीपर्चेज बेसिस पर, ठीक है। थ्रू रेपोज, रेपो रेट और रिवर्स रेपो के थ्रू जो है लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है। रेपो के थ्रू जो है लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है और रिवर्स रेपो के थ्रू लिक्विडिटी अब्जॉर्ब की जाती है। यहाँ पर ऑक्शन ऑपरेशन वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहाँ पर कोलेटरल के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला, डेली लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है, या तो बढ़ाया या घटाया जाता है आरबीआई द्वारा डेली के डेली पे, ठीक है। रीपर्चेज बेसिस पर होता है, मतलब कि जो भी सिक्योरिटी बेची जाती है उसको वापस खरीदने का वादा किया जाता है। रेपो में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। पहले समझ लेते हैं रेपो में क्या होता है। तो जो बैंक होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई को बेच देते हैं। किसको बेच देंगे, आरबीआई को। अब आरबीआई के पास एक कागज़ का टुकड़ा जाएगा, बदले में आरबीआई ढेर सारे रुपए देगी, आरबीआई बैंकों को रुपए देगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची है किसको, आरबीआई को, और इस वादे के साथ में कि हे आरबीआई हम तुमसे रीपर्चेज कर लेंगे, खरीद लेंगे वापस, ठीक है। रीपर्चेज बेसिस पर ये हुआ है, ठीक है। वादा रहता है कि हम इसको वापस खरीद लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कागज़ के टुकड़े जो है एक तरह से समझ लीजिए वो आरबीआई के पास जाएंगे और बदले में ढेर सारे रुपए बैंक के पास आएंगे, तो बैंक के पास रुपए बढ़ जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स लिक्विडिटी का इंजेक्शन करना। लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है, लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है, ठीक है। रिवर्स रेपो में क्या होता है, रिवर्स रेपो में लिक्विडिटी ऑब्जर्व की जाती है, जस्ट उल्टा। रिवर्स रेपो में उल्टा होगा, क्या होगा, अब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है देगा इनको। देखिए फिर से समझते हैं इसको, रिवर्स रेपो के फंडे को। नाउ हियर इज आरबीआई, इधर है बैंक, ठीक है। आरबीआई क्या बोलेगा, भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब हमसे ले लो और हमको जो है रुपया हमारा वापस दे दो। यानी कि अब आरबीआई जो है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रहा है। क्यों, क्योंकि रीपर्चेज की बात हुई थी ना बैंक से कि भाई हम दोबारा वापस खरीदेंगे, तो बैंक इसे वापस खरीद रहा है, आरबीआई बेच रहा है, बैंक वापस खरीद रहा है। अब अगर खरीदेगा इस कागज़ के टुकड़े को तो बदले में रुपए आरबीआई को देगा। तो इधर से कागज़ का टुकड़ा जाएगा, उधर से रुपए आएंगे, तो रुपए आएंगे किसके पास, आरबीआई के पास। अब बैंकों के पास बचेगा कुछ नहीं, तो बैंकों के पास कुछ नहीं बचेगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। सो लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन होता है। रेपो और रिवर्स रेपो का ये पूरा फंडा हो गया। अंडर एलएएफ रेपो रेट, scheduled commercial bank can borrow from RBI at the repo rate by pledging government securities which they hold over and above the SLR requirements। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट को समझाने का प्रयास किया इन्होंने। रेपो रेट में क्या होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, बारो करते हैं, रुपया उधार लेते हैं, ठीक है, एट अ रेपो रेट, रेपो रेट पर उधार लेते हैं और रुपया उधार लेने के बदले में उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंकों के पास होती है उसको प्लेज करना पड़ता है आरबीआई के पास में। प्लेजिंग मतलब समझते होंगे, बंधक रखना पड़ता है आरबीआई के पास में कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक आरबीआई के पास रहेगी, बदले में हमको रुपए मिल जाएंगे। और ये वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो एसएलआर रिक्वायरमेंट से ऊपर इनके पास एक्स्ट्रा में पड़ी होती है, उसी को ये गिरवी रखते हैं, ठीक है। इसी में इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में रेपो रेट भी आता है। अभी हमने रेपो रेट का कॉन्सेप्ट समझा ही है। दीज रेट अंडर द एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट। शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है उसका डिसीजन रेपो रेट से ही किया जाता है। ओएमओ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सिंपल भाषा में पूछा जाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना और बेचने का जो काम होता है फ्रेंड उसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आउटराइट सेल्स परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एडिशन टू एलएएफ इज अ टूल टू मैनेज द लेवल ऑफ लिक्विडिटी ओवर द मीडियम टर्म। मतलब काम की बात ना करके घुमाते बहुत हैं, तो ध्यान रखें सेल्स या परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल करना या परचेज करना एक विकल्प है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। रेपो और रिवर्स रेपो के अलावा एक टूल है जिससे जो है लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है आरबीआई द्वारा मीडियम टर्म के लिए। किसके लिए, मीडियम टर्म के लिए। सिंस 2012 आरबीआई हैज़ बीन यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट एज ए प्योर एलएएफ लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट। 2012 से इसे एलएएफ लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर
OMO को यूज किया जा रहा है। सरल भाषा में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं, तो सिंपल है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद और बेच को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉल्ड OMO। ठीक है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में हमने पहले देखा LAF में डेली बेसिस पर लिक्विडिटी में एब्जॉर्प्शन या इंजेक्शन कितना बढ़ाना है कितना घटाना है उसका डिसीजन लिया जाता है। अगर लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है तो रेपो ट्रांजैक्शन की जाती हैं, अगर लिक्विडिटी एब्जॉर्व करनी है RBI को तो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस करी जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर दिया जाता है। रेपो ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक द्वारा बंधक रख दिया जाता है RBI के पास में, बदले में पैसे ले लिए जाते हैं, उधार ले लिया जाता है उस सिक्योरिटी के बदले में। ठीक है। और ये SLR में जितनी भी सिक्योरिटी होती है उससे ऊपर जितना भी पैसा रहता सिक्योरिटी रहती है उसको बेच करके या उसको प्लेज करके ही रेपो में उधारी ली जाती है बैंकों द्वारा RBI से। रेपो रेट किसे कहते हैं, तो रेपो रेट वही जिस रेट पर ये ट्रांजैक्शन होगी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्लेज करके उधारी लोगे, अगर बारो करोगे तो जो इंटरेस्ट रेट दोगे उसे रेपो रेट कह देंगे। तो ये रेट होते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का रेपो रेट होता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना जो होता है उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। फिर आता है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और दूसरा SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दोनों के बारे में बात करेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर व्हिच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन बारो इफ नेसेसरी इवन बाय डिपिंग इन देयर SLR पोर्टफोलियोज ऑन ओवरनाइट बेसिस एट देयर डिस्क्रिप्शन अप टू 2% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव NDTL। तो MSF में क्या हुआ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ओवरनाइट बेसिस पर अगर उधार लेना चाहते हैं तो अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का 2% तक उधार ले सकते हैं। सिंपल है, ओवरनाइट उधारी के लिए MSF होता है एक दिन के लिए। पहली बात, NDTL का अधिकतम 2%, जितना भी बैंक का NDTL है 500 करोड़ है 5000 करोड़ है उसका 2% जितना भी बनेगा उतना उधार लिया जा सकता है। और इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो रेपो रेट प्लस 1%, रेपो रेट पर 1% ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF में ऐसा होता है। अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर भी बंधक रखा जाएगा, उसके बाद में ये सेफ्टी वाल्व का काम करता है। अगर कभी बैंकों को कोई दिक्कत हो जाए, अनएंटिसिपेटेड पैसों की कमी हो जाए, दे कैन बारो द मनी यूजिंग MSF फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के साथ। फिर आता है अगला हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आई इज द लेटेस्ट एडिशन टू द LAF फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में SDF नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग रिवर्स रेपो रेट, यानी कि सिंपल सी बात आप समझो कि रिवर्स रेपो रेट की जगह पर SDF आ गया है। अब इससे ज़्यादा सरल भाषा में क्या कहा जाए, जो रिवर्स रेपो रेट था उसकी जगह पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लाया गया है। जैसा कि अनाउंस किया गया था, एक स्टेटमेंट RBI द्वारा जारी किया गया इस डेट को, ब्ला ब्ला अननेसेसरी है। आप ऐसे समझिए कि रिवर्स रेपो रेट का सब्सटीट्यूशन है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है। Balances held by bank with the RBI under the standing deposit facility shall be an eligible statutory liquidity ratio asset and such balances shall form part of cash for SLR maintenance। देखिए, जो भी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आपका डिपॉजिट है वो ले जा करके आपने रख दिया RBI के पास में, बदले में इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि जो भी बैलेंस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत RBI के पास आप रखेंगे वो SLR के लिए एलिजिबल होगा और उसे कैश का पार्ट माना जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जो भी पैसा RBI के पास रखा गया है वो SLR में कैश के रूप में काउंट करने के लिए एलिजिबल है, तो बैंकों को फायदा कर जाता है क्योंकि उनकी SLR की रिक्वायरमेंट पूरी करने में ये मदद कर देता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी कॉरिडोर फॉर्मिंग द कैप एंड फ्लोर रेट्स रिस्पेक्टिवली। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मैक्सिमम को डिफाइन करता है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मिनिमम रेट को डिफाइन करता है, किसमें, पॉलिसी कॉरिडोर में। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से फ्रेंड्स रेपो है ना। रेपो में क्या होता है, हम उधारी लेते हैं, और रिवर्स रेपो में क्या होता है, हमारे पास जो एक्सेस पैसा होता है उसको हम जमा कर देते हैं RBI के पास में ताकि हमें इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है। तो MSF और SDF में SDF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आपका मिनिमम यानी फ्लोर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। फिर आता है
मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS बोलते हैं। इन 2004 अ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इशूइंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज़। तो 2004 में MSS स्कीम लाई गई जिसमें ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज़ को इशू करने की बात की गई ओवर एंड अबव नॉर्मल मार्केट बारोइंग प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी। यानी कि जो भी एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं। अगर ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज बैंकों द्वारा खरीदी जाएंगी तो पैसे उनके पास से चले जाएंगे जिससे लिक्विडिटी घट जाएगी। उसी के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की खरीद और बेच को OM ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? बैंकों को अगर ओवरनाइट के लिए उधारी चाहिए तो अपने NDTL का 2% तक वो उधार ले सकते हैं। इसे ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। ओवरनाइट के लिए होती है, अधिकतम लिमिट NDTL का 2% होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? रेपो रेट पर 1% ज़्यादा, 100 बेसिस पॉइंट या 1% ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्लेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये सेफ्टी वाल्व का काम करता है बैंकों के लिए। अगर कोई अनएंटिसिपेटेड पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर ये हेल्प करता है। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आई, रिवर्स रेपो रेट को हटा करके उसकी जगह स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद में जो भी पैसा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जितना भी बैलेंस रखेगा बैंक RBI के पास में, उस बैलेंस को कैश के तौर पर गिना जाएगा SLR के लिए। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए कैश माना जाएगा जितना भी पैसा SDF में पड़ा रहेगा उनका। MSF मैक्सिमम लिमिट है पॉलिसी कॉरिडोर में और SDF मिनिमम रेट है। ठीक है, फिर आ जाती है MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है 2004 में लाई गई थी। अगर एक्स्ट्रा जो है लिक्विडिटी मार्केट में हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है, तो उस केस में RBI द्वारा ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है। जब सिक्योरिटीज़ बेची जाती हैं तो लोगों के पास कागज़ के टुकड़े जाते हैं, बदले में नोट RBI के पास आता है और लिक्विडिटी कंट्रोल में आ जाती है। बैंकर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट का काम भी RBI द्वारा किया जाता है, इसकी भी बात करेंगे। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस विथ रिजर्व बैंक which varies from state to state depending upon the relative size of the state budget and economic activity। तो जैसे CRR मेंटेन किया जाता है फ्रेंड, CRR है ना, क्या होता है CRR? बैंकों को अपनी कमाई का एक सर्टेन %, अपने पास जो भी पैसा है उसका सर्टेन % RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपनी कमाई का या अपने जो भी इनका बजट है उसका कुछ सर्टेन % अपने वहाँ पर RBI के पास रखना पड़ता है। हर एक स्टेट को, अलग अलग राज्यों के लिए ये अलग अलग होता है कि डिपेंड करता है भाई कि कौन से राज्य का बजट और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है। जैसे अगर हम मेघालय मिजोरम की बात करें तो वो उतना पैसा उनको RBI के पास नहीं रखना होगा जितना कि UP और दिल्ली को रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी और बजट ज़्यादा होता है उन राज्यों के मुकाबले। ठीक है, टू टाइड ओवर द टेम्प्रोरी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑफ द रिसिट एंड पेमेंट द रिजर्व बैंक प्रोवाइड वेज एंड मीन्स एडवांसेस ओवर ड्राफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर मान लो शॉर्टेज हो जाए, पैसों की मिसमैच हो रहा है, पैसा यानी कि जितना कमाई हो रही है और जितनी पेमेंट हो रही है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, अगर वो पूरा नहीं पड़ता है तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वे एंड मीन्स एडवांसेस यानी एक तरीके का कर्जा देगा स्टेट गवर्नमेंट को। जो कर्जा दिया जाता है फ्रेंड्स उसे WMA बोलते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस बोलते हैं, या फिर ओवरड्राफ्ट के तौर पर दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। WMA स्कीम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोविजन फॉर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एंड नॉर्मल WMA स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रोविज़न है। एक पहला स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी दे रखी है SDF, और दूसरा नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं। ठीक है, SDF स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो ये आपको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, उसके लिए इनको बंधक के तौर पर, कोलेट्रल के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को रखना पड़ता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। ओके, टू इनकरेज द स्टेट्स पार्टिसिपेशन टू द कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड गारंटी रिडीम्शन फंड, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन दीज फंड्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर अवेलिंग SDF।
यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और उनका पार्टिसिपेशन किसमें, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड और गारंटी रिडीम्शन फंड में बढ़ाने के लिए जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होते हैं इन फंड्स में, दीज फंड्स, इसमें सिंकिंग फंड में और गारंटी फंड में इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं एसडीएफ के लिए। क्या मतलब है इंक्रीमेंटल का? सोचो कि पहले सिंकिंग फंड में 100 करोड़ रुपए थे, अब 120 करोड़ रुपए हो गए हैं, तो ये जो 20 करोड़ रुपए बढ़े हैं, 20 करोड़ रुपए, ये भी एलिजिबल हो जाते हैं अवेलिंग स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के लिए। ये इनका कहने मतलब है। वंस द एसडीएफ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी इज एग्जॉस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड नॉर्मल वेज एंड मीड एडवांसेस। एक बार स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी को एग्जॉस्ट कर दिया, यूज कर लिया है आपने, तो उनको नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत उधारी दी जाती है। ठीक है, नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट आर बेस्ड ऑन 3 ईयर एवरेज ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। तो नॉर्मली क्या लिमिट रहेगी वेज और मीन्स एडवांसेस की, वो डिसाइड की जाती है कि पिछले 3 साल का औसतन एक्चुअल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रहा है उस राज्य का। एक्सक्लूड कर दिया जाता है इसमें एडहॉक एंड वोलेटाइल एक्सपेंडिचर जैसे लॉटरी एक्सपेंडिचर एंड नेचुरल कैलेमिटी। लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को औसत में लिया गया एक्चुअल को 3 साल का, लेकिन उसमें जो एडहॉक और वोलेटाइल ऊपर नीचे होने वाले खर्चे हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। खर्चे में एडहॉक खर्चे और वोलेटाइल एक्सपेंडिचर को हटा दिया जाता है। जैसे अभी मिशन सिंदूर चलाया गया, ठीक है, मान लेते हैं, तो मिशन सिंदूर में जो खर्चा हुआ वो एकदम अचानक से आया हुआ खर्चा है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। या हिमाचल में मान लीजिए बाढ़ आई हुई है, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, तो उसकी वजह से जो खर्चा होगा वो कैलेमिटी का वोलेटाइल एक्सपेंडिचर है, पता नहीं है कि कितना खर्चा कब पड़ जाएगा। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और बाकी जो बचता है उसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का एक 3 साल का एवरेज लेकर के ही नॉर्मल वेज एंड मीन एडवांसेस की लिमिट डिसाइड करी जाती है। द विड्रॉल बियॉन्ड द WMA लिमिट इज कंसिडर्ड एज ओवरड्राफ्ट। अगर जो है WMA की जो लिमिट है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट है, उससे ज़्यादा पैसा निकाल लिया जाता है तो फ्रेंड्स उसे ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओवरड्राफ्ट। तो देखो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी दे रखी है, अगर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी खत्म हो गई तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस से आपको पैसा दिया जाएगा। अगर वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी ओवरड्राफ्ट हो गया तो ओवरड्राफ्ट की, यानी कि ये भी लिमिट क्रॉस कर दी तो ओवरड्राफ्ट के तौर पर पैसा दिया जाता है। तो ये इसका क्रम होता है, पहले स्टेट गवर्नमेंट को स्टैंडिंग स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी दी जाएगी, फिर वेज एंड मीन्स एडवांसेस से पैसा दिया जाएगा और फाइनली ओवरड्राफ्ट से पैसे निकाल करके दिए जाते हैं। ठीक है, अ स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट कैन बी इन ओवरड्राफ्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 14 कॉन्जिक्यूटिव डेज विद इन एन ओवरऑल लिमिट ऑफ 36 डेज इन अ क्वार्टर। जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस दिया गया है वो ओवरड्राफ्ट में रह सकता है मैक्सिमम 14 दिन तक लगातार, मैक्सिमम 14 डेज लगातार जो है ओवरड्राफ्ट की स्थिति में इस अकाउंट को रख सकती है राज्य सरकार। और उसमें भी पूरे एक क्वार्टर में 90 दिन के अंदर मैक्सिमम टोटल 36 दिन, मैक्सिमम 36 दिन ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनाई जा सकती है। 36 से डेज से ज़्यादा ओवरड्राफ्ट में इस अकाउंट को नहीं रखा जा सकता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस अकाउंट को। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन WMA इज लिंक टू द रेपो रेट। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? वो रेपो रेट प्लस समथिंग होगा, वो डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, सरप्लस बैलेंसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 डेज इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसको 14 दिन के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट अपना इंस्ट्रक्शन पास करती है उस हिसाब से। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट होता है RBI, और ये भी एक तरीके का आपका टूल ही है जो है लिक्विडिटी को मैनेज करने का। ठीक है, तो जितनी भी राज्य सरकारें होती हैं इन सबको RBI के साथ में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एक अकाउंट बना करके उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। कितना मिनिमम बैलेंस होगा वो डिपेंड करता है कि उस राज्य का बजट कितना है और कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अगर मान लो मिसमैच हो रहा है, जितना ये कमा रहे हैं जितना खर्चा कर रहे हैं राज्य सरकार, वो अगर पूरा नहीं पड़ता है तो उनको वेज एंड मीन्स एडवांसेस के जरिए या ओवरड्राफ्ट के जरिए स्टेट गवर्नमेंट को RBI द्वारा लोन दिया जाता है। ठीक है, WMA स्कीम लाई गई है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, जिसमें स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी दी गई है और नॉर्मल WMA दिया गया है। दो चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी का यूज कर सकता है राज्य सरकार या फिर नॉर्मल
वेज एंड मीन्स एडवांसेस का यूज करता है। पहले इसको यूज किया जाएगा, बात नहीं बनेगी तो नॉर्मल WMA का काम किया जाएगा। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो ओवरड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड अगेंस्ट द कोलेट्रल, यानी कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी दी तो जाती है लेकिन कोलेट्रल बंधक के तौर पर इससे राज्य सरकार को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में एक बार SDF स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी लिमिट एग्जॉस्ट कर जाती, ख़त्म हो जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को नॉर्मल WMA के तहत लोन दिया जाता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत पैसा दिया जाता है। WMA की लिमिट क्या होगी इसको डिसाइड किया जाता है 3 ईयर एवरेज जो है एक्चुअल रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, राज्य सरकार का एक्चुअल रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का 3 साल का एवरेज लेते हैं। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है उसमें एडहॉक और वोलेटाइल एक्सपेंडिचर को नहीं लिया जाता है। अचानक से होने वाले खर्चे या जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाले खर्चे उनको नहीं शामिल किया जाता, जैसे नेचुरल कैलेमिटी वगैरह के खर्चों को नहीं शामिल किया जाता है। विड्रॉल जो कि WMA लिमिट के बियॉन्ड किया जाता है उसे ओवरड्राफ्ट माना जाता है। ठीक है। वो अगर WMA लिमिट से ज़्यादा खर्चा कर दिया तो मान लीजिए कि ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट के लिए लिमिट है कि जो ये WMA अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट में रह सकता है लगातार 14 दिन मैक्सिमम रह सकता है एक क्वार्टर में, यानी कि 90 दिन के अंदर में लगातार 14 डेज तक ओवरड्राफ्ट में रह सकता है और पूरे 90 दिन में मैक्सिमम 36 दिन 36 डेज ओवरड्राफ्ट की स्थिति में रह सकता है। ठीक है। 14 डेज तो कंटिन्यू रह सकता है, प्लस मान लो फिर 5 दिन रह गया, फिर 2 दिन रह गया, फिर 10 दिन रह गया, लाइक दैट। लेकिन मतलब ये कुल मिलाकर के 90 दिन में सिर्फ 36 डेज जो है वो आपका ओवरड्राफ्ट स्थिति में रह सकता है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है WMA पर, तो रेपो रेट प्लस समथिंग होता है, वो डिसाइड कर लिया जाता है RBI द्वारा। सरप्लस बैलेंस अगर पैसा ज़्यादा हो गया है तो 14 दिन के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया जा सकता है उस पैसे को। ठीक है। फिर अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट खत्म होता है। पहला पॉइंट क्या था, मॉनेटरी अथॉरिटी का। RBI मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करती है, उसमें हमने इतनी सारी कहानी पढ़ डाली। अब दूसरा काम होता है उसका इश्यूअर ऑफ करेंसी। RBI क्या है, इश्यूअर ऑफ करेंसी होता है, यानी करेंसी इशू करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नेशन सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी। फर्जी सीरीज ना देखें अगर, तो सिर्फ इकलौती अथॉरिटी RBI है जिसको नोट इशू करने की आज़ादी है, और कोई नोट नहीं इशू कर सकता है। प्रिंटिंग प्रेस मतलब जाली नोट की बात ना करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा और किसी के पास अधिकार नहीं है। ठीक है। अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, प्रोडक्शन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द नेशंस करेंसी सप्लाई विथ गोल ऑफ इंश्योरिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्लीन एंड जेन्युइन नोट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि कितना नोट छापना है, कैसी डिजाइन रहने वाली है, ताकि पर्याप्त मात्रा में नोट मार्केट में उपलब्ध रहें। रिजर्व बैंक आल्सो मेक श्योर दैट देयर इज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कॉइन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। RBI ये भी इंश्योर करता है भाई कि मार्केट में सिक्के भी बने रहें जिनकी प्रोडक्शन गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखें, सिक्कों की जिम्मेदारी सरकार की है, नोटों की जिम्मेदारी RBI की है। ठीक है। सिक्के की जिम्मेदारी किसकी है, देखो टर्म होता है, सिक्कों की मिंटिंग की जाती है। मिंटिंग यानी सिक्के बनाए जाते हैं, तो इसे गवर्नमेंट देखती है, और नोटों की प्रिंटिंग की जाती है, तो प्रिंटिंग की जिम्मेदारी RBI की होती है। ठीक है। ओके। एज एन एंटी काउंटरफिटिंग मेजर द RBI टेक इनिशिएटिव इन अपग्रेडिंग द सिक्योरिटी फीचर ऑफ द बैंक नोट। मतलब नकली नोट ना बनाए जा सके, इसके लिए RBI बराबर कोशिश करता रहता है कि उसमें नोट में सिक्योरिटी के फीचर बढ़ाए जाएं। द कॉइन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 6 ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011 आर लीगल टेंडर इन पेमेंट, प्रोवाइडेड की कॉइन जो है डिफेस्ड नहीं है, यानी कि चेहरा घिस नहीं गया है उसका, और उसका वेट इतना नहीं घट गया है कि वो नॉर्मल सिक्के के तौर पर ना काम आ सके। ठीक है। तो कॉइन कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। किस एक्ट के तहत, कॉइनेज एक्ट 2011 के सेक्शन 6 के तहत ऐसा किया जाता है। बात करें करेंसी नोट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज गिवन मोनोपोली टू प्रिंट करेंसी बाय द पेपर करेंसी एक्ट 1861। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इकलौता अधिकार था, है अभी भी, पेपर करेंसी एक्ट 1861 के तहत करेंसी को छापने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटेड करेंसी अंटिल RBI वाज इस्टेब्लिश इन 1935 व्हिच देन टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तक करेंसी छापती रही, जब तक कि RBI सामने नहीं आ गया। RBI आया तो उसको जिम्मेदारी दे दी गई, भैया अब तुम नोट छापो, देखो सब। ठीक है। ₹5 नोट वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय RBI इन जनवरी 1938। RBI द्वारा जो पहली पेपर करेंसी दी गई 5 रुपये का नोट था, 1938 में आता है, और उसी समय ही और बाकी 10 रुपये, 100 रुपये, 1000, 10,000 के नोट सामने आते हैं।
मे बी कि ये पूछ ले कि पहला नोट जो आरबीआई ने छापा था तो वो 5 रुपये का नोट पहला छापा था 1938 में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में करेंसी नोट ऑफ 500 और 1000 वर अगेन डिमोनेटाइज ऑन 6 नवंबर 2016। डिमोनेटाइजेशन जब होता है तो 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया, राइट। तो ये वो वाली कहानी है। आरबीआई को पावर है कि वो प्रिंट कर सकता है करेंसी नोट अप टू ₹10,000 डिनोमिनेशन, यानी आरबीआई 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकती है। तो ये भी डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड। 6 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे देश में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अधिकतम कितने का नोट छापा जा सकता है, तो 10,000 का छापा जा सकता है। ये भी थोड़ा सा फैक्ट है अपने आप में। जो भी फैक्ट है उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है फ्रेंड्स आपके लिए। हाउएवर एन अमेंडमेंट टू आरबीआई एक्ट इज नीडेड इफ़ एनी हायर डिनोमिनेशन नोट, यानी कि अगर 10,000 से भी ज़्यादा का बड़ा नोट छापना चाहते हो, मान लो सरकार का मन है 1 लाख का नोट छापने का, तो छाप सकते हैं, लेकिन आरबीआई एक्ट में मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मिंटिंग ऑफ कॉइन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट द आरबीआई। जो सिक्कों की ढलाई का काम है वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, आरबीआई की नहीं है। फॉर दिस रीजन ₹1 नोट हैड द सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसी वजह से 1 रुपये का जो नोट होता है फ्रेंड्स, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? दिस हैज़ बीन सो बिकॉज व्हेन ₹1 नोट वाज री इंट्रोड्यूस्ड एज ए वार टाइम मेजर इन 1940, इट वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट विद द स्टेटस ऑफ अ कॉइन। समझे बात को? क्या खतरनाक बात है। देखो समझते हैं, 1 रुपये का नोट छोड़ दीजिए, तो बाकी चाहे जो भी नोट है, 5 रुपये हो गए सर, 10 रुपये हो गए सर, 50 रुपये हो गए, 20 रुपये के, 100 रुपये, 1000 रुपये, जो भी नोट मार्केट में अवेलेबल है, सब पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन जो 1 रुपये का नोट है सर, उस पर सिग्नेचर फिनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, उस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का नोट है, ये 1940 में जब इशू किया गया, तो इससे जो है क्वाइन, सिक्का मान करके इशू किया गया गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी हुई। आरबीआई की जिम्मेदारी 1 रुपये के नोट को छापने की नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ पर गवर्नमेंट का सेक्रेटरी काम करेगा। ठीक है, ऐसे समझ लो बस। इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में हमें जाने की आवश्यकता नहीं, बस सिंपल सा है भाई कि 1 रुपये का नोट कौन छापता है? गवर्नमेंट छापती है, क्वाइन मान करके छापा जाता है, इसीलिए उस पर फिनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के नहीं होते। अगर आरबीआई छापती तो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते, फिनेंस सेक्रेटरी का ना होने देते। सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट कंटिन्यू टू इशू ₹1 नोट टिल 1994। तो आरबीआई जो है 1904 मतलब गवर्नमेंट ने 1994 तक जो है 1 रुपये का नोट इशू करना जारी रखा था। अब तो हमें नहीं लगता कि आपने 1 रुपये का नोट कभी देखा होगा, वैसे ही देख लिया हो अलग बात है, बट जर्नली नहीं देखा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सर बात की थी किसकी? इश्यूअर ऑफ करेंसी की, कि आरबीआई जो है इश्यूअर ऑफ करेंसी है, तो नोट छापने का इकलौता अधिकार आरबीआई के पास है। गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिल करके जो है जिम्मेदारी लेते हैं कि पर्याप्त मात्रा में अच्छी क्वालिटी के नोट मार्केट में अवेलेबल रहें। रिजर्व बैंक जो है मेक श्योर करता है कि भाई जो गवर्नमेंट द्वारा सिक्के छापे जाते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हों। छापे क्या जाते हैं? सिक्के जो है मिंट किए जाते हैं, ढाले जाते हैं। आरबीआई बराबर कोशिश करती है कि जो जाली नोट इशू ना होने पाए, उसके लिए सिक्योरिटी फीचर बैंक नोट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहें। जो भी कॉइन इशू की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वो कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत इशू की जाती है। कॉइन सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू की जाती है। ठीक है, उसके बाद में नोट का इवोल्यूशन यानी कि करेंसी कैसे कैसे बनी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इकलौता अधिकार दिया गया पेपर करेंसी एक्ट 1861 के तहत कि तुम भाई करेंसी छाप सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिंट की करेंसी जब तक आरबीआई 1935 में नहीं बना, आरबीआई 1935 में बनता है, उसके बाद ये जिम्मेदारी आरबीआई को सौंप दी जाती है। 5 रुपये का नोट पहला नोट था जो आरबीआई ने पेपर करेंसी के तौर पर छापा था जनवरी 1938 में, और उसी साल बाकी सारे भी 10, 100 और 1000 ये सब छापे गए। 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया डिमोनेटाइजेशन के दौरान 6 नवंबर 2016 में। ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी मामला है, इसलिए आरबीआई ने जो है, आरबीआई के पास पावर होती है
है ना, कि वो 10,000 रुपये तक का करेंसी नोट छाप सकता है। मैक्सिमम कितने के नोट? 10,000 के छापे जा सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर का मन कर रहा है 50,000 का नोट छापने का, बिल्कुल छाप सकता है, लेकिन उसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। वो करवा सकता है सरकार से, तो बिल्कुल छापे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉइन को मिंट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, आरबीआई की नहीं होती है। 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर सिग्नेचर फिनांस सेक्रेटरी के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ना कि गवर्नर के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है ये 1 रुपये का जो नोट है उसे कॉइन मान करके ही छापा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। 1994 में 1 रुपये का नोट छापना बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अगली जो जिम्मेदारी है आरबीआई की वो है बैंकर एंड डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट। बैंकर तो बैंकर और डेट मैनेजर भी है। तो हमने 2 जिम्मेदारी पढ़ ली, एक तो मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर आरबीआई का करता है, और दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि नोट इशूइंग अथॉरिटी के तौर पर आरबीआई क्या करता है। अब हमें पढ़ना है सर बैंकर और डेट मैनेजर के तौर पर गवर्नमेंट के लिए आरबीआई क्या करता है। एज ए बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट द रिजर्व बैंक मेंटेन्स गवर्नमेंट अकाउंट्स, receives money into and makes payment out of these account and facilitate the transfer of government fund। मतलब गवर्नमेंट का बैंकर का काम करता है कौन सर? आरबीआई बैंकर के तौर पर गवर्नमेंट का काम करता है। क्यों? गवर्नमेंट में के पास कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है, उसकी सारी जिम्मेदारी किसके पास होगी? आरबीआई के पास ही होती है। तो बाई एक्ट या बाई स्टैच्यू आरबीआई इज द बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट आल्सो एक्ट एज बैंकर टू दोज स्टेट गवर्नमेंट दैट हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ इट। तो आरबीआई एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और राज्य सरकारों के लिए बैंकर का काम करता है। द रोल एज बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग फंक्शन। अब अगर आप जो है बैंकर हैं गवर्नमेंट के लिए तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा? तो अंडरटेकिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट रिसिट एंड पेमेंट एंड मेंटेनिंग देयर अकाउंट। तो अगर आप बैंकर हैं गवर्नमेंट के तो उनके बिहाफ पर आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, जिसमें रिसिट यानी कि पैसे का रिसीव होना और पेमेंट मतलब पैसे का जाना, दोनों काम इनको देखने पड़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ते हैं। मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक डेट विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट इन कास्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। इसके अलावा अगर सरकार को पैसों की ज़रूरत है तो उसको कास्ट इफेक्टिव तरीके से पैसे अरेंज करने होंगे डोमेस्टिक मार्केट में। डेवलपिंग द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट टू रेज डेट एट रीजनेबल कॉस्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी इनकी होती है आरबीआई की, ताकि गवर्नमेंट जो है अगर उधार लेना चाहे तो रीजनेबल कॉस्ट पर उधारी ले सके। एट द एंड ऑफ ईच डे द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट ऑल द गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन टू डिटरमाइन द नेट फाइनल पोजीशन। हर दिन के आखिरी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू नेट फाइनल पोजीशन क्या है, कितना आया कितना गया, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली जाती हैं। इफ़ द बैलेंस इन द गवर्नमेंट्स अकाउंट शो अ निगेटिव पोजीशन, आरबीआई एक्सटेंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग एडवांसेस कॉल्ड वे एंड मीन्स एडवांसेस द लिमिट आर अमाउंट फॉर विच इज सेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर इन अ प्लान। मतलब अगर मान लो नेट बैलेंस जो निकलता है वो निगेटिव आ जाता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा निगेटिव है, कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा हुआ, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत क्या होगा, गवर्नमेंट को लोन आरबीआई दे देगा, ठीक है। और कितने लिमिट तक वेज एंड मीन्स एडवांसेस लोन दिया सकता है उसका डिटर्मिनेशन अप्रैल में ही फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? पिछले 3 साल का जो भी इनका रिसिट है और जो भी इनका पेमेंट है उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। अभी हमने पहले पढ़ा है वेज एंड मीन्स एडवांसेस में, ठीक है। तो ये इतनी बातें हो गई फ्रेंड्स हमारी कि बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का काम करता है। इसका काम होता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर पैसे को रिसीव करना और पेमेंट करना और अकाउंट को मेंटेन करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। एक्ट के तहत आरबीआई बैंकर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। बैंकर होने की वजह से इनका काम होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की उनको फैसिलिटेट करना, रिसिट और पेमेंट दोनों टेक केयर करना। उसके बाद में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है उसको डेवलप करना ताकि रीजनेबल रेट पर डेट मिल सके। एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कंसोलिडेटेड डेटा आ जाता है कि गवर्नमेंट अकाउंट में कितना फाइनल नेट पोजीशन है, कितना फाइनल बैलेंस बचा हुआ है। अगर गवर्नमेंट का अकाउंट दिखाता है निगेटिव बैलेंस है तो आरबीआई उनको जो है WMA जो है यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत लोन दे देता है
और इसकी लिमिट जो है हर साल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अप्रैल में ही सेट कर दी जाती है। लिमिट कैसे सेट करते हैं? पिछले 3 साल का औसतन कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर है उसके आधार पर, ठीक है। फिर आ जाता है बैंकर टू, बस यहीं पर अपना ये लास्ट टॉपिक है फ्रेंड, बैंकर टू बैंक्स। सो बैंकर टू बैंक्स होता है कौन? ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल द बैंक्स मेंटेन अकाउंट विथ RBI टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड सेटल इंटर बैंक ट्रांजेक्शन सच एज बारोइंग फ्रॉम एंड लेंडिंग टू अदर बैंक्स एंड कस्टमर ट्रांजेक्शन। यानी बैंकों के लिए भी बैंक मतलब RBI बैंकर का काम करता है, बैंक्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए तो करता ही है, उसके अलावा बैंक्स के लिए भी ये काम करता है। तो ऑल द बैंक्स मेंटेन अकाउंट विथ RBI, सारे बैंक RBI के साथ अकाउंट मेंटेन करते हैं ताकि फंड का ट्रांसफ़र किया जा सके, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स को सेटल किया जा सके, जैसे उधार लेना उधार देना, अगर कुछ भी ऐसा काम है कस्टमर की ट्रांजेक्शन है तो उस सबको सेटल करने के लिए RBI के पास अकाउंट मेंटेन कर लिया जाता है। एज द बैंकर टू बैंक RBI फोकस ऑन, बैंकर टू बैंक होता है तो RBI का फोकस किस पे होगा? इनेबलिंग स्मूथ स्विफ्ट एंड सीमलेस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ऑब्लिगेशन। एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ जो ऑब्लिगेशन है उसको तेज़ी के साथ निपटाया जाए बिना किसी लफड़े के, ये जिम्मेदारी होती है। प्रोवाइडिंग एन इफिशिएंट मीन्स टू फंड ट्रांसफ़र फॉर बैंक, यानी कि एक बेहतर विकल्प दिया जाता है जिससे कि फंड को ट्रांसफ़र किया जा सके बैंकों में। इनेबलिंग बैंक टू मेंटेन देयर अकाउंट विथ इट फॉर पर्पज ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। बैंकों को एक अकाउंट दे दिया जाता है जहाँ पर CRR वगैरह का पैसा रखा जा सके। एक्टिंग एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का भी काम करता है, यानी कि जब कोई पैसा नहीं देगा तो RBI देगा, ये भी काम जो है RBI के जिम्मे होता है। इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का क्या मतलब होता है? जब कोई ना पैसा दे तो जो पैसा दे उसे ही लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। जब कोई तरीका नहीं बचा तो ये है बाबूजी, RBI बाबूजी है हमारे, ठीक है। द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक्स which are able to short term liquid resources from the interbank market। रिजर्व बैंक क्या करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है बैंकों के लिए जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विड रिसोर्सेज होते हैं इंटरबैंक मार्केट के लिए। दिस इज अ क्रिटिकल फंक्शन ऑफ RBI बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर व्हिच इन टर्म हैज़ ए स्टेबलाइज इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑन द इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, काम की बातें नहीं करी इन्होंने, बस बता रहे हैं कहानी। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का यही मतलब होता है सर कि जो है जब कोई पैसे नहीं देता है तो RBI पैसे देता है, वो चाहे रेपो के रूप में चाहे रिवर्स रेपो के रूप में जैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा बैंकर टू बैंक होता है, यानी कि RBI के पास में जितने भी बैंक होते हैं सर वो अकाउंट मेंटेन करते हैं। उद्देश्य क्या रहता है अकाउंट मेंटेन करने का? कि ताकि जो भी ट्रांजेक्शन्स होनी है वो अगर RBI के थ्रू रूट होनी है तो पैसा मौजूद रहे, फंड मौजूद रहे। जैसे जो आपकी नेफ्ट होती है, नेफ्ट RTGS, राइट। तो जो नेफ्ट होती है सर उसमें क्या होता है? नेट फंड मतलब जो है नेटिंग करी जाती है। नेटिंग मतलब सोचो कि जैसे RBI के पास में PNB का अकाउंट है और इधर SBI का भी है, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो PNB के कस्टमर 5 करोड़ रुपए SBI को भेजना चाहते हैं और SBI के कस्टमर मान लो 12 करोड़ रुपए PNB के कस्टमर को भेजना चाहते हैं। तो यहाँ नेटिंग हो जाएगी, यानी कि दोनों मिला करके सिर्फ 7 करोड़ रुपए जो है नेट PNB के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। नेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और ये जो है 7 करोड़ रुपए जो है वहाँ ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? मीडिएटर के तौर पर RBI है, क्योंकि वहाँ पर उनका अकाउंट मेंटेन है दोनों का, ठीक है। तो इसीलिए सभी बैंकों को इनके पास अकाउंट मेंटेन करना होता है। बैंकर्स टू बैंक के तौर पर RBI का फोकस होता है कि जो क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम है बैंकों के बीच में वो आसानी से हो पाए, एक बढ़िया तरीका हो इनके पास में फ़ंड को ट्रांसफ़र करने का। सोचो जैसे नेफ्ट और RTGS ना होता, आप ऐसे सोचिए कि नेफ्ट और RTGS का कॉन्सेप्ट ना होता तो क्या फंड आसानी से ट्रांसफ़र हो पाते? नहीं, हमको बैंकों में जाना पड़ता, ब्रांचों में जाना पड़ता, फिर वहाँ से वो जो भी तरीके से करते, CBS से करते, जो भी करते, लेकिन हमारे पास आसानी ना होती। तो इनको एक ऐसा बढ़िया तरीका देना है जिससे कि फ़ंड को ट्रांसफ़र किया जा सके। बैंकों को अपने पास एक अकाउंट खोलने की आज़ादी देता है, अकाउंट मेंटेन करने की आज़ादी देता है, ताकि जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, CRR और SLR की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए पैसा यहाँ पर इन अकाउंट्स में जमा किया जा सके। और ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का भी काम करता है RBI। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब जब कोई पैसा नहीं देगा तो कौन पैसा देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देता है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो बस अपनी बात यहीं पर पूरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी लेकिन जो है हमने इसमें मेरे ख्याल से 4 रोल पढ़े हैं, है ना, 4 रोल पढ़ लिए हैं फ्रेंड्स, लगभग 9 रोल हैं, यानी कि 5 रोल और अभी बचते हैं RBI के, जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और उसी के साथ में आई थिंक ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।